हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनर्स के रिमेनिंग पार्ट्स यानी न्यूमरल्स, क्वांटिफायर्स और इंटेरोगेटिव डिटरमिनर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में मैंने यानी जैसा कि हमने डिटरमिनर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था और इससे पिछले वीडियोज़ में हमने डिटरमिनर्स के 4 पार्ट यानी आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर और पजेसिव डिटरमिनर को डिटेल से समझा है। और साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये इससे पिछले चारों वीडियोज़ आपने अच्छे तरह से देखे हैं, अच्छे तरीके से देखे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट्स, न्यूमरल्स, डिटरमिनर्स और इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स और क्वांटिफायर डिटरमिनर्स इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। निश्चित रूप से अगर ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से आप अपने दिल से देखते हैं तो निश्चित रूप से आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के डिटरमिनर्स की जो एक्सरसाइज हैं आप सॉल्व कर पाने में सक्षम हो पाएंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक से आज का ये जो वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, जिसमें लगभग 100 सेंटेंसेस शामिल किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर वो भी आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो डिटरमिनर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं रहेगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और बने रहिएगा इस वीडियो में और पूरा देखिएगा वीडियो को। निश्चित रूप से कुछ खोकर नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ लेकर जाओगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूमरल्स क्या होता है। जैसा कि हमने 7 पार्ट में डिटरमिनर्स को डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उन वीडियोस को आप देखिएगा। अब बात करते हैं न्यूमरल्स डिटरमिनर के बारे में। तो दोस्तों, न्यूमरल्स का मतलब जैसे नंबर से बना है और नंबर मतलब होता है संख्या। तो यानी ये जो डिटरमिनर्स होते हैं, इन डिटरमिनर्स का मतलब होता है संख्या बताने वाले शब्द। ठीक है, तो न्यूमरल्स का मतलब हो गया संख्या बताने वाले शब्द, यानी जो डिटरमिनर संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें हम न्यूमरल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स और दूसरा होता है इनडेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स। डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स का मतलब होता है जो किसी निश्चित संख्या की जानकारी देते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे हम हर डिटरमिनर जो है उनमें क्या डिफरेंसेस है, जैसे सम एनी है, अनदर अदर है, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, बहुत तमाम तरह के, जैसे फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी डिटरमिनर हैं, इन सभी का डिफरेंसेस और अच्छे तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल ओवरव्यू ले लेते हैं कि मतलब इनका न्यूमरल का, क्वांटिफायर का और जो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर होता है इनका मतलब क्या होता है, वो बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ। बाद में 1 बाय 1 हम सभी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स होता है ये संज्ञा की यानी नाउन की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, अब डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो है कार्डिनल्स, दूसरा है ऑर्डिनल्स और तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल्स तो वो होते हैं जैसे 1 2 3 कोई भी काउंटिंग आप स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एक बात आपको क्लियर है कि जो डिटरमिनर्स होते हैं वो हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। डिटरमिनर्स जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आते हैं। तो जो न्यूमरल डिटरमिनर्स होते हैं, अगर हम कार्डिनल्स की बात करें तो कार्डिनल्स में आते हैं 1 2 3 4 जितनी भी काउंटिंग है, और इनके जस्ट बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो ये 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग जो है ये क्या है, ये है कार्डिनल न्यूमरल डिटरमिनर्स। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हम इसे शामिल करेंगे। अगर हम ऑर्डिनल्स की बात करें तो ऑर्डिनल्स का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो जब इनके बाद में कोई नाउन आ रहा है तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है, ये भी डिटरमिनर है और किस कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे, ऑर्डिनल्स में। ठीक है, और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल। जब हम इस तरीके से नाउन से पहले वर्ड को यूज़ करते हैं तो ये डिटरमिनर जो होते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिलाकर जैसे न्यूमरल्स को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स और दूसरा है इनडेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स। अब इनडेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सम, मैनी, ऑल, सेवरल, अ फ्यू, द फ्यू, ये जितने भी हैं। तो इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी, जो न्यूमरल्स को जो तीसरे भाग में बांटा है, न्यूमरल्स का जो तीसरा पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटरमिनर्स ये किसी वर्ग या विभाजन की प्रत्येक वस्तु का व्यक्ति का बोध करवाते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिटरमिनर होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी न्यूमरल डिटरमिनर्स में भी इन्हें हम शामिल कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटरमिनर्स की कैटेगरी में ये सभी आ जाएंगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा न्यूमरल डिटरमिनर्स। अब बात करते हैं हम क्वांटिफायर की।
क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी बताने वाले, है ना। तो क्वांटिटी बताने वाले शब्द यानी मात्रा बताने वाले शब्द। तो मात्रा बताने वाले शब्द जो है वो जो शब्द हैं वो क्वांटिफायर डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें भी सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन वर्ड्स को हम, इन डिटरमिनर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट हमारा है इंटेरोगेटिव डिटरमिनर। इंटेरोगेटिव डिटरमिनर वो होते हैं जिनके माध्यम से कोई प्रश्न पूछा जाता है, और ये इस कैटेगरी में आते हैं व्हाट, विच, हुज, ये सभी जो वर्ड हैं ये इंटेरोगेटिव डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी WH वर्ड जो है इंटेरोगेटिव डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये चुनिंदा जो है व्हाट, विच, हुज, ये वर्ड जरूर इंटेरोगेटिव डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे और कई बार इन्हीं वर्ड्स का यूज़ जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ होता है ना। और इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, ये भी हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ आप नया सीखोगे, बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हो आज इस वीडियो में आप। तो निश्चित रूप से इस वीडियो में बनी रहिएगा और दिल से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखते हैं हमारे जो मेन डिटरमिनर्स हैं, उन डिटरमिनर्स को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। तो जनरली सम और एनी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सम और एनी में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर सम का यूज़ करेंगे, कहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे, छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इनको आप अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर जो मैं बता रहा हूँ आपको आज की इस वीडियो में अच्छी तरीके से आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर ईजिली आज की इस वीडियो के बेस पर डिटरमिनर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है एग्जाम में, चाहे वो बेसिक लेवल का हो चाहे एडवांस लेवल का हो, आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सम और एनी में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर सम का यूज़ होता है और कहाँ पर एनी का यूज़ होता है। अगर हम सम की बात करें तो देखो सम जो डिटरमिनर है इसका यूज़ हमेशा और हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेज में होता है। ये बात आपको एकदम याद रखनी है कि सम का यूज़ जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो नेगेटिव नहीं होते, यानी सकारात्मक वाक्य। और सम के बाद में हमेशा जो नाउन आएगा ना, वो हमेशा और हमेशा या तो प्लूरल नाउन होगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन होगा, या अनकाउंटेबल नाउन होगा। सम के बाद में कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आता। ये बात आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि सम का यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और सम के बाद में कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ नहीं किया जाता। सम के बाद में हमेशा और हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है, और या अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई वॉन्ट सम नोटबुक्स, तो मैंने यहाँ पर लिखा आई वॉन्ट सम नोटबुक्स। अब इस सेंटेंस में दो खासियत है। एक तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर आपको मान लो एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ जाए और ब्रैकेट के अंदर आपको सम या एनी में से कोई चूज़ करना है, तो आप इस बेस पर चूज़ कर सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। और दूसरी बात, नोटबुक्स अपने आप में प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आप एनी के बजाय सम का यूज़ करेंगे, यानी ये आपके पास कारण होने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सम बॉयज़ आर स्टडिंग, तो सम बॉयज़, अगर यहाँ पर बॉय होता तो सम नहीं आता। ठीक है। बॉयज़ है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर सम का यूज़ किया है। तो कहने का मतलब सम का यूज़ जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में और प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। सम के बाद में कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एनी की। एनी का यूज जिस तरीके से सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, उसी तरीके से एनी का यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। एनी का यूज कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, एनी का यूज होता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, और एनी के बाद में कोई भी नाउन आ सकता है। भाई ये बात तो अपने क्लियर है कि डिटरमिनर जो है, डिटरमिनर के बाद में हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है। तो सम भी डिटरमिनर है और एनी भी डिटरमिनर है। अब सम के बाद में तो जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नहीं हो सकता। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता। और एनी के बाद में क्या होता है, एनी के बाद में आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन को भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी नाउन एनी के बाद में आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एनी का यूज़ होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सी डजंट हैव एनी फ्रेंड। अब देखो ये सेंटेंस नेगेटिव है, सी डजंट हैव एनी फ्रेंड, तो यहाँ पर आपने एनी का यूज़ कर लिया क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। और अगर ये सेंटेंस होता सी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, तब भी ये सही होता, क्योंकि एनी के बाद में आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ भी कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब चूंकि सेंटेंस ये नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पर हमने एनी का यूज़ किया है। यहाँ पर आप सम का यूज़
नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम सम का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, सी डजंट हैव एनी मैचेस। तो ये भी इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस है, भले ही नाउन आपका प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप एज ए डिटर्मिनर एनी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, एनी बॉयज़ आर नॉट स्टडिंग। तो एनी बॉयज़ आर नॉट स्टडिंग नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने एनी का यूज़ किया। अगर नेगेटिव नहीं होता तो जैसे कि हमने लिखा था सम बॉयज़ आर स्टडिंग, आप सम का यूज़ कर सकते थे, लेकिन नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर हमने एनी का यूज़ किया है। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है, डू यू नीड एनी बुक ऑन ग्रामर। तो डू यू नीड एनी बुक ऑन ग्रामर, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए अगर सम और एनी का अगर आपको चूज़ करना है तो सम और एनी में से आप एनी को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। मोटे मोटे तौर पे हमने पहचान लिया कि सम और एनी का यूज़ कहाँ होता है। सम का यूज़ हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर होता है। सम के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी नहीं आता। सम के बाद में हमेशा और हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आता है, लेकिन एनी के बाद में किसी भी नाउन को आप यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो सिंगुलर हो, भले ही वो प्लूरल हो, भले ही वो अनकाउंटेबल हो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर शामिल किया है, जैसे एनी बॉय कैन सॉल्व दिस पजल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस अपने आप में एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर मैंने एनी का यूज़ किया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई का सेंस आए, यानी कोई भी का सेंस आए, तो वहाँ पर आप एनी का यूज़ कर सकते हैं अफर्मेटिव वाक्यों में भी। और यहाँ पर एक रूल दूसरा भी लागू हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम के बाद में कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर बॉय है। अब बॉय से पहले आप सम तो वैसे भी नहीं लगा सकते। तो अगर इन फ्यूचर एग्जाम में कभी भी आपके सामने ऐसा सेंटेंस आता है, तो आप नाउन जरूर देखिएगा कि नाउन सिंगुलर है प्लूरल है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में आप सम का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे। तो एक तो हमारा ये तर्क हो गया, क्योंकि हमारा जो नाउन है वो हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने एनी का यूज़ किया। ठीक है, और दूसरा आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं कि आप ये मानकर चलें कि जब कोई का सेंस है एनी का मतलब कोई का सेंस दे रहा है, तो वहाँ पर आप एनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों रूल इस पर लागू होते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला मोटा मोटा डिफरेंस हमने सम और एनी के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंसेस के बारे में। ये रहा। अब सम का यूज दूसरे किस प्रकार के सेंटेंसेस में होता है, जब कोई प्रस्ताव हो या प्रार्थना रिक्वेस्ट हो तो काउंटेबल प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व सम का यूज करते हैं। यानी सम का यूज जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को आप ऑफर कर रहे हैं, या प्लीज, काइंडली, या मोटे मोटे तौर पर आप मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस वुड से, विल से, प्लीज या काइंडली इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या कोई ऑफर दिया जा रहा है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए और आपको सम और एनी में से कुछ चूज करना हो, तो सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि सम का यूज़ होता है किसी ऑफर के लिए, किसी रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सम के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक सम स्वीट्स। तो यहाँ पर मैं वुड यू लाइक एनी स्वीट्स नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वुड यू लाइक एक तरह से ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है ना, ऑफर किया गया है, तो ऑफर में जब भी आप किसी को ऑफर करते हैं तो वहाँ पर आप नाउन से पहले सम का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से काइंडली हेल्प मी विद सम रुपीज़, है ना, काइंडली हेल्प मी विद सम रुपीज़। तो सम यूज़ मैंने यहाँ इसलिए किया क्योंकि एक तरह से रिक्वेस्ट की गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर सम का यूज़ किया। यहाँ पर मैं एनी का यूज़ नहीं करूँगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता काइंडली हेल्प मी विद एनी रुपीज़। ठीक है, आपको यही लिखना पड़ेगा, काइंडली हेल्प मी विद सम रुपीज़। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये ध्यान रखें कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर किसी ऑफर की बात हो रही है, किसी रिक्वेस्ट की बात हो रही है, और नाउन जो है वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पर आपको सम का यूज़ करना है। एनी का यूज़ किसी भी कंडीशन में आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम का दूसरा रूल। अब बात करते हैं नेगेटिव एनी के बारे में। तो एनी का यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में भी किया जाता है जहाँ पर, यानी जिन सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव एडवर्ब्स होती है, जिन सेंटेंसेस के अंदर अगर नेगेटिव एडवर्ब्स यूज़ की गई हैं तो वहाँ पर हम एनी का यूज़ करते हैं। जैसे कौन कौन सी होती है नेगेटिव एडवर्ब्स, यानी जो अपने आप में नेगेशन का भाव लिए हुए होती हैं, जैसे हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नेवर, नाइदर, नोर, सेल्डम, टू।
यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी एडवर्ब्स हैं, ये अपने आप में नेगेटिव हैं, एक नेगेशन का भाव लिए हुए होते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स हों, ऐसे एडवर्ब्स हों, तो वहाँ पर आप एनी का यूज़ करेंगे, इनके साथ सम का यूज़ नहीं करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही इनसे इस आज के इस टॉपिक से रिलेटेड ही एक बड़ी एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। तो निश्चित रूप से अगर वो एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो डिटरमिनर से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपके जहन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब नेगेटिव एडवर्ब्स आ रहे हैं अगर किसी सेंटेंस के अंदर और उनके बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पूर्व आपको एनी का यूज़ करना है, क्योंकि एनी के बाद में आप कोई भी नाउन यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई भी नाउन यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। अगर नेगेटिव वर्ड है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नेवर, नाइदर, नो, सेल्डम, टू, ये वर्ड्स हैं, तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे ही आपको एनी को सेट कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, सी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड। तो हार्डली वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर जो अब जो डिटरमिनर आएगा वो सम तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है इसमें नेगेटिव एडवर्ब का यूज़ किया गया। तो इस हार्डली को देखकर आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में भरना है एनी। ठीक है, भले फ्रेंड हो या फ्रेंड्स हो, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, आई हैव नेवर कंपोज एनी पोम्स। तो नेवर अपने आप में नेगेटिव वर्ड है और नेवर वर्ड के कारण यहाँ पर हमने एनी का यूज़ किया है, सम का यूज़ आप नहीं करेंगे। सी हैज़ नाइदर बुक्स नोर एनी नोटबुक्स। तो नाइदर आ गया, नोर आ गया, तो नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर एनी का यूज़ किया है। कहने का मतलब नेगेटिव एडवर्ब के साथ आपको एनी का यूज़ करना है, सम का यूज़ नहीं करना है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सेल्डम सीज एनी ड्रामा। तो सेल्डम अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमने एनी का यूज़ किया। ही इज़ टू डल टू अंडरस्टैंड माई पोम्स। अब ये टू और टू का जब यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन आता है, तो यहाँ पर इसका सेंस नेगेटिव ही निकल कर आता है। जैसे ही इज़ टू डल टू अंडरस्टैंड एनी पोएम, यानी वो इतना कमज़ोर है कि किसी भी पोम को समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर एक तरह से नेगेटिव सेंस आता है। तो जब भी टू का टू का यूज़ होता है किसी सेंटेंस में और वहाँ पर आपको मान लीजिए सम या एनी में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, किसी एक वर्ड को चूज़ करना है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सीधा जाकर आपको एनी को वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इनके अलावा यानी नेगेटिव एडवर्ब्स के अलावा कुछ और हैं वर्ड्स, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर एग्जाम में आपके सामने आते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको एनी डिटरमिनर को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर इफ़ का यूज़ किया गया है, उस सेंटेंस के अंदर वेदर का यूज़ किया गया है, या उस सेंटेंस के अंदर विदाउट का यूज़ किया गया है, यानी विदाउट, वेदर या इफ़, इन वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी अगर आपको सम या एनी में से कुछ सिलेक्ट करना है तो आपको वहाँ पर एनी ही सिलेक्ट करना है। जैसे कई बार मैं कहता रहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, तो मैं बोलूँगा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, है ना। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैं ऐसे नहीं करा इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो जब भी इफ़ से कोई सेंटेंस शुरू होता है या इफ़ सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के अंदर है, तो वहाँ पर आप एनी का यूज़ करें। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। कम टू मी इफ़ यू नीड एनी बुक। तो कम टू मी इफ़ का यूज़ हो गया, इसलिए आप यू नीड एनी बुक लिखेंगे, सम बुक नहीं लिखेंगे। सी आस्क्ड वेदर यू हैव एनी बुक। ठीक है, तो वेदर का यूज़ हुआ, इसलिए यहाँ पर हमने एनी का यूज़ किया है। बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर। ठीक है ना, तो बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर, विदाउट का यूज़ हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर एनी का यूज़ किया विदाउट के साथ। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट सम टीचर, ऐसा आप कभी भी नहीं लिख सकते। तो कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रखना है इस रूल को अच्छी तरीके से कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर नेगेटिव एडवर्ब्स यूज़ किए गए या इफ़, वेदर या विदाउट वर्ड का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर अगर आपको सम और एनी में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सीधा आप वहाँ पर एनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सम और एनी का जो कन्फ्यूज़न था, वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और एग्जाम में बहुत बार सम और एनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने आज की इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो ईजिली एग्जाम में जब भी आपसे सम और एनी से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस पूछा जाएगा, आप उसमें आसानी से अपना आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की, और सेकंड कॉन्सेप्ट है मैनी, सेवरल और वेरियस। ठीक है, मैनी, सेवरल और वेरियस, इनमें क्या डिफरेंस होता है? अब मैनी भी डिटरमिनर है, सेवरल भी डिटरमिनर है और वेरियस भी डिटरमिनर है। मैनी का मतलब भी कई का सेंस होता है, सेवरल का मतलब भी कई का सेंस होता है और वेरियस का मतलब भी कई का सेंस होता है। लेकिन इनमें एक छोटा माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं।
जैसे कि मैनी जो है वो एक ही कैटेगरी की अधिक संख्या के लिए मैनी का यूज़ करें। कोई भी एक ही कैटेगरी है और बहुत संख्या में, तो आप मैनी का यूज़ करेंगे। सेवरल को यूज़ तब किया जाता है जब एक ही कैटेगरी की बात हो लेकिन एक सीमित संख्या की बात हो, तब आप सेवरल का यूज़ करेंगे। और वेरियस का यूज़ तब होता है जब अलग अलग कैटेगरी की बात हो, अलग अलग कैटेगरी की अधिक संख्या की बात हो, तो वहाँ पर आप वेरियस का यूज़ करते हैं। यानी मैनी का मतलब एक ही कैटेगरी अधिक संख्या, सेवरल का मतलब एक ही कैटेगरी सीमित संख्या, और वेरियस का मतलब अलग अलग कैटेगरी की अधिक संख्याएं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल, इस सेंटेंस का मतलब है एक ही विषय पर अनेक पुस्तकें, यानी टेबल पर एक ही विषय की अनेक बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ। अगर इसी सेंटेंस को मैं मैनी की जगह सेवरल लगा दूं, सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल, इसका मतलब है एक ही विषय पर कुछ पुस्तकें हैं, बहुत सारी नहीं, मैनी से कम, यानी कुछ किताबें एक ही टेबल पर रखी हुई हैं एक ही विषय की। ठीक है, यानी एक कैटेगरी की किताबें एक सीमित संख्या में, एक कैटेगरी की किताबें बहुत अधिक संख्या में, तब तो आप मैनी का यूज़ करेंगे। सीमित संख्या की बात होगी तब आप सेवरल का यूज़ करेंगे। और वेरियस की बात आती है तो वेरियस का मतलब हो जाता है वेरियस बुक्स आर ऑन द टेबल, इसका मतलब है अलग अलग विषयों की किताबें, अलग अलग विषयों की अनेक किताबें। ठीक है, तो इस सेंस में हम वेरियस का यूज़ करते हैं। तो ये हल्का सा माइनर सा डिफरेंस था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। मैनी का मतलब एक ही विषय पर अनेक पुस्तकें, सेवरल का मतलब एक ही विषय पर कुछ पुस्तकें, और वेरियस का मतलब अलग अलग विषयों पर अनेक पुस्तकें। ठीक है, इस तरीके के सेंस में, या ऐसा कोई भी सेंस आपके सामने आ रहा है ना, एक ही कैटेगरी की बात हो रही है तब आप मैनी का यूज़ करेंगे। अगर बहुत बड़ी संख्या की बात हो रही है, एक ही कैटेगरी में अगर सीमित संख्या की बात हो रही है, आप सेवरल का यूज़ करेंगे। और अलग अलग कैटेगरी की बात हो रही है तब आप वेरियस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं आगे, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, एंड मैनी, एंड एन, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी डिटर्मिनर्स है। अब अ गुड मैनी का मतलब क्या होता है, अ ग्रेट मैनी का मतलब क्या होता है, और मैनी के बाद में ए या एन आ जाए तब इसका मतलब क्या होता है, और मैनी के बाद में, जस्ट बाद में अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में अब इस कॉन्सेप्ट को, इन चीज़ों के बारे में भी इस कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं। जैसे अ गुड मैनी का मतलब होता है पर्याप्त संख्या में। ठीक है, पर्याप्त संख्या में, तब तो अगर पर्याप्त संख्या के सेंस में आपको यूज़ करना है तब आप यूज़ करेंगे अ गुड मैनी। और ग्रेट मैनी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। और मैनी अ या मैनी एन, इसका मतलब होता है बहुत से। अब मैंने एन और ए इसलिए लिखा है, अगर मैनी के बाद में ए आया हुआ है तो ए के बाद में जो नाउन आएगा उसका जो साउंड होगा, जैसा कि हमने आर्टिकल में पढ़ा था, वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तब तो हम ए का यूज़ कर लेंगे। अगर वोवल साउंड है तब हम एन का यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, तो मैनी अ या एन के बाद में हमेशा ये बात आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मैनी अ बॉयज़, आप मैनी अ बॉय लिखेंगे, बॉयज़ कभी भी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैनी के बाद में एन और अ नहीं ना होकर मैनी के बाद में डायरेक्ट कोई नाउन आ रहा है, तब आप मैनी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज़ करेंगे। अदरवाइज मैनी के बाद में आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज़ करेंगे। यानी कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझें तो मैनी अ बॉय, यानी मैनी अ बॉय, बॉय मतलब सिंगुलर आया ए के बाद में, तो मैनी अ बॉय या मैनी बॉयज़, दोनों ही वर्ड अपने आप में, ये दोनों फ्रेज जो हैं अपने आप में सही हैं, अपने आप में समान है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, मैनी बॉयज़ का मतलब भी बहुत से, और मैनी अ बॉय का मतलब भी बहुत से ही है यहाँ पर। बस फ़र्क इतना ही है कि ए आने के कारण हमने जो नाउन यूज़ किया वो सिंगुलर यूज़ किया है, और अगर मैनी के बाद में आप ए या एन यूज़ नहीं करते तो जो नाउन आएगा वो प्लूरल यूज़ होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेज है आगे मैं लेकर आऊँगा, तो और कंसेप्ट जो अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं, अ गुड मैनी वॉलंटियर्स आर हियर। ठीक है, तो गुड मैनी का सेंस आप समझ गए, पर्याप्त संख्या में, तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ग्रेट मैनी का मतलब आवश्यकता से अधिक, अगर आपको आवश्यकता से अधिक के सेंस में इस वर्ड को यूज़ करना है तो आप बोलेंगे अ ग्रेट मैनी वॉलंटियर्स आर हियर। ठीक है, और अगर मान लो मैनी अ का यूज़ आ गया तो मैनी अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग मैन नहीं लिखा, एम ई एन नहीं लिखा, एम ए एन लिखा। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो मैनी के बाद में हमने ए को यूज़ किया है, आर्टिकल ए को यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। अब सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे तो उसी तरीके से वर्ब भी सिंगुलर ट्रीट होगी, इसलिए यहाँ पर हमने वीकन्स लिखा है, ना कि वीकन लिखा है। वीकन्स एस या ई एस लगाया है, तो इसका मतलब हो गया मैनी अ स्ट्रॉन्ग मैन वीकन्स बिफोर सच ए चैलेंज, यानी बहुत से लोग, बहुत से मजबूत लोग भी ऐसे चैलेंज के सामने कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता, मैनी माइन, एम ई एन, मैनी के बाद में मैं अगर ये अ या एन आर्टिकल का यूज़ ना करूँ तो मैं लिखूँगा मैनी एम ई एन मैन वीकन बिफोर सच ए चैलेंज। तो वहाँ पर देखो हमारा जो मैनी के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और जब नाउन प्लूरल आएगा तो जो हमारी वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, तो वीकन्स ना होकर वीकन हो जाएगा बिफोर सच ए चैलेंज।
तो इस तरीके से आप सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे, लेकिन दोनों सेंटेंस का मतलब एकदम समान होता है, एक ही होता है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एग्जांपल आने वाली एक्सरसाइज में मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये हमारी होगी तीसरी कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। अनदर और अदर, यानी अनदर और अदर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, उसे समझ लेते हैं। अनदर भी एक डिटरमिनर है और अदर भी डिटरमिनर है। अब अदर का यूज़ कहाँ होता है और अनदर का यूज़ कहाँ होता है? देखो, अनदर का मतलब होता है वन मोर या एक्स्ट्रा, ठीक है, वन मोर या एक्स्ट्रा के सेंस में, अतिरिक्त के सेंस में हम अनदर का यूज़ करते हैं, और अनदर के बाद में हमेशा और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। यानी अनदर जो वर्ड है, इस अनदर जो डिटरमिनर है, अनदर जो वर्ड है, इसके जस्ट बाद में अगर कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल कभी भी नहीं आ सकता। हाँ, एक केस के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, वो जरूर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है ये रहा, जैसे वी नीड अनदर 3 चेयर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अनदर के बाद में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन यहाँ पर अनदर के बाद में मैंने देखो 3 यूज़ किया, 3 चेयर्स यूज़ कर लिया। तो आपने कहा सर अभी तो आपने बताया था कि जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन यहाँ पर तो आपने अनदर के बाद में चेयर्स का यूज़ किया, जो कि अपने आप में प्लूरल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अनदर के बाद में खाली चेयर आता, ये 1 2 3 जो है ये ना आकर सीधा चेयर आता, तो आप अनदर चेयर लिखते, अनदर चेयर्स नहीं लिखते। अगर प्लूरल नाउन आएगा तो उसके बीच में कोई ना कोई काउंटिंग जो है, ऑर्डिनल्स वगैरह, कोई ना कोई कार्डिनल्स वगैरह आएगा, ठीक है। तो अनदर 3 आने के कारण हमने यहाँ पर चेयर्स लिखा है। अगर डायरेक्ट आपको चेयर लिखना होता तो अनदर चेयर लिखते, ठीक है, तब आप प्लूरल नहीं लिखते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोबारा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। जस्ट अ मिनट। तो अनदर का मतलब आप समझ गए, अनदर का मतलब होता है अतिरिक्त या एक्स्ट्रा के सेंस में, और अनदर के बाद में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ किया जाता है। हाँ, कोई अगर कार्डिनल्स बीच में आ रहा है तब आप प्लूरल नाउन का यूज़ कर सकते हैं, वरना अनदर के जस्ट बाद में अगर कोई नाउन यूज़ हो रहा है तो वो सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। और अदर का सेंस होता है दूसरा या अन्य के सेंस में, और इसके बाद में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन अनदर के बाद में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे, तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कॉल अनदर बॉय, ठीक है, कॉल अनदर बॉय। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक लड़का है और मैंने कहा कि कॉल अनदर बॉय, यानी ये तो है ही, इसके अतिरिक्त एक दूसरे को और बुलाइए, यानी ये तो है मेरे पास, इसके अतिरिक्त एक और मुझे चाहिए, दूसरे को और बुलाओ। तो यानी एडिशनल, यानी वन मोर, एक अतिरिक्त मैंने डिमांड की है, तब इस सेंस में आप कॉल अनदर बॉय बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास कोई लड़का है लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा मानते हैं कि इससे ये काम नहीं होगा, तो आप बोलेंगे कॉल अदर बॉय, भाई ये काम इसकी बस की नहीं है, किसी दूसरे को बुलाओ। हाँ, तो दूसरा, तो वहाँ पर दूसरा का सेंस आ रहा है, तो फिर आप वहाँ पर कॉल अनदर बॉय ना बोलकर क्या बोलेंगे, कॉल अदर बॉय, यानी इसको रहने दो, दूसरे को बुलाओ। तो उस सेंस में आप अदर का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? अनदर का मतलब अतिरिक्त के सेंस में आता है और अदर का मतलब आता है दूसरे के सेंस में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर 5 पीपल एंड 2 चेयर्स, ठीक है, 5 लोग हैं और 2 कुर्सियां हैं। वी नीड अनदर 3 चेयर्स, तो हमें क्या चाहिए, और चाहिए। अनदर यहाँ पर सेंस क्या आ गया, और अतिरिक्त है ना, एडिशनल हमें चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, 3 चेयर और चाहिए। 2 तो हमारे पास है, और चाहिए हमें, 2 हमारे पास हैं और हमें एडिशनल चाहिए, तो वहाँ पर आप अदर का यूज़ नहीं करेंगे, अनदर का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको एडिशनल एक्स्ट्रा और चाहिए, ये तो आपके पास है, एडिशनल चाहिए, तब आप अनदर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। दीज टॉयज आर चीप बट द अदर टॉयज आर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर देखो दूसरे के सेंस में आ रहा है, यानी ये खिलौने सस्ते हैं, लेकिन दूसरे, इनके अलावा जो दूसरे खिलौने हैं वो क्या है, महंगे हैं। तो जब दूसरे का सेंस आता है, अन्य का सेंस आता है, तब आप अदर का यूज़ करेंगे। और जब एडिशनल का सेंस आए, वन मोर का सेंस आए, यानी मोर और अतिरिक्त का सेंस आए, तो वहाँ पर आप अनदर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल अगला और देख लेते हैं। इमरान सर हैज़ परचेज्ड अनदर कार। अब यहाँ पर अनदर कार आने से इसका मतलब ये हुआ कि इमरान सर के पास ऑलरेडी एक कार तो है और उन्होंने एक कार और खरीदी, यानी इसके अतिरिक्त एक कार और उन्होंने खरीद ली। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखिए, अदर से रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। आई हैव 2 मार्कर, मेरे पास 2 मार्कर हैं। वन इज़ ब्लैक एंड द अदर इज़ ब्लू, एक तो काला है और दूसरा नीला है, तो वो दूसरा का सेंस आ गया, ठीक है ना। तो वो दूसरा का सेंस आ रहा है, तब आप अदर का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर इमरान सर हैज़ परचेज्ड अनदर कार, इसका मतलब ऑलरेडी उनके पास एक कार तो है, एक एडिशनल, एक अतिरिक्त कार उन्होंने और खरीदी है। अगला हमारा सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, मुझे एक मौका और दीजिए, यानी एडिशनल, अतिरिक्त एक मौका और दीजिए। और
व्हाट आर द अदर, वेयर आर द अदर बॉयज़, दूसरे लड़के कहाँ हैं। तो कुल मिला के ये 3 या 4 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अनदर और अदर में क्या फ़र्क है। अनदर का मतलब होता है अतिरिक्त के सेंस में, कोई एक्स्ट्रा के सेंस में हम अनदर का यूज़ करते हैं, और अदर का यूज़ करते हैं हम दूसरा या अन्य के सेंस में। और अनदर के बाद में हमेशा और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। अदर के बाद में आप सिंगुलर प्लूरल किसी भी नाउन का यूज़ कर सकते हैं। अनदर के बाद में अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो उसके बीच में कोई ना कोई कार्डिनल्स जरूर होगा। ऐसे नहीं होगा कि सीधे आप अनदर चेयर्स आप कभी भी नहीं लिखेंगे, आप अनदर चेयर ही लिखेंगे, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं अनदर टू चेयर्स, अनदर 5 चेयर्स, कोई ना कोई कार्डिनल बीच में आपको सेट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस था जो मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये जो आने वाली नेक्स्ट फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये जो डिटर्मिनर्स है इनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है। तो देखिए फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, यानी ये जो है इनके बाद में कोई ना कोई काउंटेबल नाउन आता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे फ्यू, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, एफ यू का मतलब होता है कुछ के सेंस में, और द फ्यू का मतलब होता है जितना है सारा का सारा। यानी फ्यू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। अगर किसी सेंटेंस में फ्यू यूज़ हो रहा है तो ऐसा मान के चलिए वो नेगेटिव है, ठीक है, उसे आप नेगेटिव मानेंगे। और एफ यू का मतलब कुछ है ना, एफ यू का मतलब कुछ के सेंस में आता है, और डेफ यू का मतलब होता है जितना है सारा का सारा, उस सेंस में आता है। हालांकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अभी फिलहाल एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ऑल प्रेज सेक्रीफाइस बट फ्यू पीपल आर रेडी। तो यहाँ पर देखिए ऑल प्रेज सेक्रीफाइस, सभी बलिदान की प्रशंसा करते हैं, त्याग की प्रशंसा करते हैं, बट फ्यू पीपल आर रेडी फॉर इट। अब यहाँ पर खाली फ्यू का यूज हुआ है, इसका मतलब एक तरह से नेगेटिव सेंस में, यानी न के बराबर लोग हैं, न के बराबर लोग हैं जो सेक्रीफाइस के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो यानी फ्यू का मतलब अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है वो, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको एकदम नेगेशन के रूप में किसी सेंटेंस को बोलना है या वहाँ पर नेगेशन के रूप में उस सेंटेंस को यूज़ करना है, तो वहाँ पर आप खाली फ्यू का यूज़ करेंगे, और फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। अब मान लीजिए अ फ्यू पीपल आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पर अ फ्यू आया, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ के सेंस में, तो अ फ्यू पीपल कुछ लोग हैं इस दुनिया में खुश हैं। तो कुछ लोग न के बराबर भी नहीं कह सकते हम, तो कुछ लोग कैसे, सभी लोग भी खुश नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई भी खुश नहीं है, कुछ लोग खुश हैं। तो जब कुछ का सेंस आ रहा है तो वहाँ पर आप अ फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। अब द फ्यू का यूज़ कहाँ पर करेंगे, द फ्यू का यूज़ मतलब जितना भी कुछ आपके पास है वो सारा का सारा। सेंटेंस देख लेते हैं, इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। सी हैज़ रेड द फ्यू बुक्स सी हैज़। अब उसने कुछ किताब, द फ्यू आ गया, यानी जितनी भी किताबें उसके पास थी। यहाँ पे इसका मतलब हुआ सी हैज़ रेड द फ्यू बुक्स, यानी जितनी भी किताबें उसके पास थी, सी हैज़ उसके पास हैं, वो पढ़ चुकी है। जो भी किताबें उसके पास है वो उन्हें पढ़ चुकी है। तो द फ्यू बुक्स मतलब जितनी है सारी की सारी, ऐसा सेंस आता है। ठीक है, तो इनके बाद में काउंटेबल नाउन, सिंगुलर प्लूरल, सॉरी, काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है, या अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया, काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फ्यू के बाद में, अ फ्यू के बाद में, द फ्यू के बाद में हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है, और ये कॉन्सेप्ट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका मतलब भी सेम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू से रिलेटेड है। जिस तरीके से फ्यू को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, उसी तरीके से लिटिल को भी आप नेगेटिव सेंस में लेंगे। बस लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, फ्यू के बाद में काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन लिटिल के बाद में क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो लिटिल का मतलब हो गया नेगेटिव का सेंस। अ लिटिल का मतलब जिस तरीके से एफ यू का मतलब कुछ का सेंस आता है, उसी तरीके से ए लिटिल का मतलब भी कुछ का सेंस होगा, और द लिटिल का मतलब भी जितना है सारा का सारा, या जितना है सब। ठीक है, तो सेम सी कॉन्सेप्ट है, बस फर्क इतना ही है कि लिटिल के बाद में जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन आता है, और फ्यू के बाद में जो होता है वो काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज लिटिल मिल्क सो यू कांट मेक टी। अब देखिए देयर इज लिटिल मिल्क आ गया, या ऐसे सेंटेंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, देयर इज लिटिल मिल्क सो यू कैन नॉट मेक टी, तो यानी आप चाय नहीं बना सकते। चाय तभी नहीं बनाएंगे जब आपके पास दूध नहीं होगा, यानी नए के बराबर दूध होगा, पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं होगा। तो वहां पर जब ऐसा सेंस आ रहा है, नए के बराबर का सेंस आ रहा है, तो आप यूज करेंगे लिटिल को। ठीक है, अगर अ लिटिल की बात करें तो देयर इज अ लिटिल मिल्क सो यू कैन प्रिपेयर ओनली 2 कप्स ऑफ टी। अब जब किसी कुछ का सेंस आ रहा हो,
जब कुछ का सेंस आ रहा हो तो वहाँ पर आप अ लिटिल का यूज़ करेंगे। वो आपको सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर अ लिटिल यूज़ करना है, लिटिल यूज़ करना है, द लिटिल यूज़ करना है। अगर आप इनके डिफरेंस को, इनके अंतर को, इनके मीनिंग्स को जानते हैं तो इनके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में अ लिटिल यानी कुछ का सेंस आ रहा है तो वहाँ पर आप अ लिटिल का यूज़ करेंगे। तो देयर इज़ अ लिटिल मिल्क सो यू कैन प्रिपेयर ओनली 2 कप्स ऑफ टी, यानी 2 कप चाय बना सकते हैं, इसका मतलब थोड़ा दूध आपके पास में, और थोड़ा दूध का सेंस हो गया मतलब अ लिटिल, और कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है तो हो जाएगा लिटिल। और द लिटिल का मतलब होता है जितना सब, जैसे सी हैज़ यूज द लिटिल मिल्क सी हैड, यानी जितना भी दूध था उसने पूरा दूध यूज़ कर लिया है, जितना भी दूध था उसके पास में पूरा दूध उसने यूज़ कर लिया है, तो पूरा का पूरा तब आप द लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का सेंस आता है तो आप द लिटिल का यूज़ करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम एक सेंटेंस में बात करें, कंप्लीट करें, तो हम कह सकते हैं कि जब नए के बराबर होगा तो लिटिल का यूज़ करेंगे, कुछ का सेंस आ रहा है तो अ लिटिल का यूज़ करेंगे, और पूरा का पूरा सेंस आ रहा है तो द लिटिल का यूज़ करेंगे। इनसे रिलेटेड भी सेंटेंसेस मैं काफ़ी अगली वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा तो इनसे रिलेटेड सेंटेंस में खूब सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनर को, जैसे हमने 7 भागों में बांटा था, 7 पार्ट में डिवाइड किया था, तो लास्ट पार्ट जो डिटरमिनर का वो हमारा है इंटेरोगेटिव डिटरमिनर। इंटेरोगेटिव डिटरमिनर, तो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर को साथ समझाने के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी बता दूं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में बता दूं, इसलिए एक सारणी के माध्यम से इनमें जो डिफरेंस होता है वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडवर्ब में क्या फ़र्क होता है इसे आप समझ लीजिए। अगर हम इंटेरोगेटिव डिटरमिनर की बात करें तो जैसा कि मैंने बता दिया कि भाई डिटरमिनर जो होते हैं वो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आते हैं, है ना, तो उनको मॉडिफाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डिटरमिनर होते हैं। और इंटेरोगेटिव डिटरमिनर यानी WH वर्ड जो जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं कोई वर्ड और नाउन या नाउन से पहले आ रहे हैं तो वो सीधी सी बात है, वो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह आते हैं। और इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज़ किया जाता है जब WH किन्हीं क्वेश्चन WH वर्ड के माध्यम से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, या किसी कारण को बताया जाता है, यानी किसी कारण को पूछा जाता है, किसी जगह के बारे में पूछा जाता है, मात्रा के बारे में पूछा जाता है, समय के बारे में पूछा जाता है, तो वो जो WH वर्ड होते हैं वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखकर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देख लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव डिटरमिनर की हम बात करें तो ये देखिए, अगर आप इंटेरोगेटिव डिटरमिनर की बात करें तो जैसा कि नाउन से पहले आता है डिटरमिनर, तो व्हाट कलर डू यू लाइक, तो व्हाट जो है यहाँ पर इंटेरोगेटिव डिटरमिनर के रूप में यूज़ हुआ। क्यों है, क्योंकि कलर आगे जो नाउन वर्ड यूज़ किया, नाउन से पहले व्हाट का यूज़ किया गया, तो सीधी सी बात है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर व्हाट जो है वो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर है। इसी तरीके से इन विच बुक हैव यू रेड दिस, आपने किस किताब में ये पढ़ा है, तो इन विच बुक, तो इन विच बुक, तो विच जो है नाउन से पहले है, इसका मतलब ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर है। हुज पेन आर यू यूजिंग, पेन नाउन है, पेन से पहले डिटरमिनर आ रहा है, तो ये जो वर्ड WH वर्ड आ रहा है ये क्या है, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर है। व्हाट अ प्लेयर, यानी जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर भी अगर नाउन से पहले WH वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर है। विच बुक डू यू वांट, तो विच बुक यानी बुक से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप मान के चलेंगे कि जो वर्ड यूज़ हुआ है, WH वर्ड यूज़ हुआ है, वो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर यूज़ हुआ है। कहने का मतलब व्हाट, हुज, है ना, विच, ये सभी वर्ड क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी बात, ये नाउन से पहले आने चाहिए, अगर ये नाउन से पहले आ रहे हैं तो हम इन्हें एज ए इंटेरोगेटिव डिटरमिनर के रूप में मानेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड हैं, जैसे व्हाट है, विच है, इनका यूज़ किया जाता है। बस इनके अकॉर्डिंग टू द प्लेस हमको जज करना होता है कि यहाँ पर एज ए ये इंटेरोगेटिव डिटरमिनर के रूप में आया है या एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। जैसा कि मैंने बता दिया कि डिटरमिनर जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं। तो जैसे हमने पहले यहाँ पर देखो ये सेंटेंस देखा था, व्हाट कलर डू यू लाइक, तो यहाँ पर कलर जो है अपने आप में नाउन है और नाउन से जस्ट पहले व्हाट का यूज़ किया, तो यहाँ पर ये होगा इंटेरोगेटिव डिटरमिनर। लेकिन अगर मान लीजिए ये सेंटेंस है व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर व्हाट के बाद में जस्ट बाद में नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है इसका मतलब यहाँ पर व्हाट जो है, ये WH वर्ड जो है ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, न कि इंटेरोगेटिव डिटरमिनर की। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर WH वर्ड्स के जस्ट बाद में नाउन आ रहा है तो वहाँ पर हम उसे डिटरमिनर कह सकते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद में नाउन नहीं आ रहा और उस क्वेश्चन का आंसर कोई ना कोई नाउन आता है, तो वहाँ पर हम मान कर चलेंगे कि वो जो WH वर्ड है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर नेम, और जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई आंसर होगा, वो कोई ना कोई नाउन ही होगा, तो आंसर नाउन होगा। और प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं, है कि नहीं, और डिटरमिनर होते हैं वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है, मोटा मोटा डिफरेंस है
प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं और डिटरमिनर जो होते हैं वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। विच इज़ योर पेन, तो यहाँ पर विच के बाद में कोई भी जो नाउन नहीं है और नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर विच जो है वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं बोलता विच पेन इज़ योर्स, तो विच पेन, तब यहाँ पर विच जो होता है वो हमारा इंटेरोगेटिव डिटरमिनर हो जाता। तो ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सेंटेंस है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब आपने कल क्या किया, तो इसका भी कोई आंसर, जैसे मान लीजिए डांसिंग की, स्टडिंग की, है ना, डांसिंग की, स्विमिंग की, तो ये अपने आप में एक नाउन है। तो कहने का मतलब है व्हाट के बाद में अगर जस्ट बाद में कोई नाउन आ रहा है व्हाट के बाद में, तब तो आप वो मान के चलेंगे कि वो क्या है, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर है। और व्हाट के बाद में नाउन नहीं आ रहा और उस सेंटेंस का जो आंसर है वो कोई ना कोई नाउन हो रहा है, तो वहाँ पर उस WH वर्ड को आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मानेंगे। ये मोटा मोटा डिफरेंस होता है इंटेरोगेटिव डिटरमिनर और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में वो WH वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है किसी कारण का, किसी जगह का, किसी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर सकते हैं आप। जैसे मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर, जैसे रीज़न है, ये रहा, कोई भी कारण, कोई भी प्लेस, टाइम, मैनर, तरीका काम करने का, या क्वांटिटी, मात्रा के बारे में जिन वर्ड से हमें जानकारी मिलती है, जिन क्वेश्चन वर्ड से हमें पता चलता है कारण का, किसी जगह का, किसी समय का, किसी काम करने के तरीके का, या क्वांटिटी का, तो जिन वर्ड से इनकी जानकारी मिलती है, तो वो वर्ड्स जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हाउ कैन यू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहाँ पर एक तरह से रीज़न पूछा जा रहा है, और रीज़न पूछा जा रहा है, तो जो WH वर्ड जो है, हाउ जो है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, ये रहा, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। तो कितने, एक मात्रा पूछी जा रही, क्वांटिटी पूछी जा रही, तो यहाँ पर हाउ मैनी जो है वो क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। हाउ मच वाटर डू यू यूज़, तो क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो हाउ मच अपने आप में इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। व्हेन डू यू वेक अप डेली, आप डेली कब उठते हैं, तो उठना यानी एक टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए व्हेन जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। वेयर आर यू गोइंग, प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो वेयर क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। वाई आर यू वरीड, आप क्यों चिंतित है, कोई ना कोई कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो इसलिए WHY, वाई जो है वो अपने आप में इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। तो इस तरीके से एक सारणी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि क्या फ़र्क होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब में, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि सभी WH वर्ड यूज़ होते हैं सभी जगह, लेकिन क्या सेंस इनमें क्या फ़र्क आ जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो उस हिसाब से हम जज करते हैं कि कौन सा WH वर्ड जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा WH वर्ड इंटेरोगेटिव डिटरमिनर है, और कौन सा WH वर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends who are especially in 9th class and 11th class. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.